अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हायत की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। तुम क्या कहते हो सिद्दीक? क्या सफदर इन दोनों का कातिल हो सकता है? लगता तो नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। इसमें इतनी हिम्मत नजर नहीं आती। अकरम ने इसे जितने बुरे अंदाज में पीटा था, अगर उसमें जुर्रत होती तो उसका हाथ रोकने की जरूर कोशिश करता। अकरम ने जिस वहशियाना अंदाज में सफदर की पिटाई की थी, इसी के पेश नज़र मैं इस जाविये पर सोच रहा हूँ। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, सफदर की पिटाई चूंकि नरगिस की वजह से हुई थी, लिहाजा हो सकता है कि वो अपनी हजीमत का बदला लेने के लिए किसी मौके के इंतजार में हो। पिछली रात उसे ये मौका मैसर आ गया और उसने नरगिस और अकरम को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा सोचना इन मंतकी और फितरी अमल है थानेदार साहब, मुराद अली ने कहा। लेकिन मैं नहीं समझता कि सफदर ऐसी जुर्रत का मुजाहरा कर सकता हो। मैंने सफदर को देख रखा है जनाब, वो चिड़िया के दिल वाला एक कमज़ोर सा लड़का है। बहरहाल मैं इस चिड़ी मार सफदर को ज़रूर चेक करूँगा। मैंने कहा, आप मुझे इसके घर का एड्रेस बताएं। सिद्दीक मिस्त्री ने फ़ौरन ही मेरी मतलूबा मालूमात फराहम कर दी। मैं उठने लगा तो आसिया ने गुलूगीर आवाज़ में पूछा, थानेदार साहब, ये तो बता दें कि नरगिस की लाश कब तक हमें मिल जाएगी? इसकी डोली तो नहीं उठ सकी। और वो ये कह के रोने लगी। बैठक की फ़ज़ा में सन्नाटा छा गया। आसिया की बात ने सबको गमज़दा कर दिया था। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, मुझे उम्मीद है कि कल शाम से पहले दोनों लाशें अस्पताल से थाने पहुंच जाएंगी। इसके बाद नरगिस की लाश को आपके घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, सिद्दीक मिस्त्री ने तशक्कुर आमेज़ अंदाज में कहा और मेरे साथ ही उठ खड़ा हुआ। मैं इन्हें तसल्ली तशफ़ी देने के बाद घर से निकल आया। जब मैं थाने पहुंचा तो अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। वो मौसम सरमा के दिन थे। दिन छोटा और रात तवील और ठंडी ठार। मैंने थाने में फैले हुए अपने मामलात को समेटा और क्वार्टर में आ गया। मेरा क्वार्टर थाने के पिछवाड़े में वाक़ था। जब मैं थाने से उठा तो कांस्टेबल अब्बास अली मेरे सौंपे गए मिशन पर रवाना हो चुका था। मैंने रात का खाना खाया, इशा की नमाज अदा की और गर्म लिहाफ में दुबक गया। दिन पूरा मेरा भाग दौड़ में गुजरा था और बदन थकन से चूर था, लेकिन इसके बावजूद भी इस रात में देर तक जागता रहा और दोहरे कत्ल की इस पुरअसरार वारदात के बारे में सोचता रहा। नरगिस और अकरम का कत्ल कोई गैर मामूली वाक़या नहीं था, यह खासा उलझा हुआ मामला था। नूर बीबी नरगिस और उसके घर वालों से खफा थी। अगर उसने अपनी खफगी निकालने के लिए नरगिस को कोई नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा होगा तो फिर अकरम के कत्ल का कोई मायने और जवाज़ नहीं होता था। यूं ही अगर देखा जाता तो सिद्दीक मिस्त्री और आसिया को अकरम की हरकतें सख्त नापसंद थीं। उसने इनकी बेटी नरगिस को अपने हाथों का खिलौना बना रखा था। अगर वो दोनों मियाँ बीवी इनमें से कोई एक अकरम को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता तो फिर वो नरगिस की जान लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तीसरा घर मुराद अली का था, जहाँ नरगिस को ब्याह कर जाना था। इन लोगों को भी अकरम से तो शदीद तरीन नफरत हो सकती थी, मगर वो नरगिस को जानी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वो लोग भी शक के दायरे से बाहर निकल जाते थे। अब तक की तफ्तीश से जो नताइज सामने आए थे, इसकी रोशनी में मुझे हवलदार सरफराज अली की वापसी का इंतज़ार करना था। ऐन मुमकिन था कि वो अनवर के हवाले से किसी सनसनीखेज खबर के साथ लौटे। इसके साथ ही मुझे आइंदा रोज़ दो अहम काम भी सरअंजाम देने थे। नंबर 1, आला कत्ल की तलाश का दायरा वसी करने की ज़रूरत थी। किसी भी कत्ल की वारदात में आला कत्ल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, जिसकी बाजियाबी के बाद कातिल तक पहुंचना निस्बतन आसान हो जाता है। नंबर 2, कल सुबह पहली फुर्सत में मुझे जलालुद्दीन कुम्हार के बेटे सफदर को थाने बुलाकर उससे कड़ी पूछताछ भी करना थी। इस वारदात से कुछ अर्सा पहले सफदर और अकरम में शदीद नौयत का झगड़ा हुआ था, जिसमें अकरम ने सफदर को खासा जिस्मानी नुकसान पहुंचाया था। इस बात के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि सफदर ने किसी गहरी मनसूबाबंदी के बाद अकरम और नरगिस को ठिकाने लगा दिया हो। अगरचे वो नरगिस का तलबगार था, ताहम इसे इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि अकरम के होते हुए नरगिस को हासिल नहीं किया जा सकता।
زور زبردستی کا ایک تجربہ اس نے کر کے دیکھ لیا تھا جس میں اسے بری طرح ہزیمت اٹھانا پڑی تھی۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ پرور ثابت ہوئی۔ چودھری فرزند علی کی حویلی میں گزشتہ رات چوری کی بالفاظ دیگر ڈکیتی کی ایک خوفناک واردات ہو گئی تھی۔ دن کا ابتدائی حصہ اسی سلسلے کی بھاگ دوڑ میں گزر گیا، لیکن ڈکیتی کی اس واردات کا زیر نظر دوہرے قتل کی واردات کے ساتھ بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا۔ تھانے میں بیٹھنے کا موقع دوپہر کے بعد ہی نصیب ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ اکرم کی بوڑھی ماں نور بی بی مجھ سے ملنے آ گئی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ خاصی اجڑی پجڑی دکھائی دیتی تھی۔ سب سے پہلے اس نے مجھ سے اپنے مقتول بیٹے کے بارے میں ہی سوال کیا۔ تھانے دار صاحب، اکرم کی لاش کب تک ہمیں واپس مل جائے گی؟ کسی بھی مقتول کی لاش کے حوالے سے اس قسم کے ورثاء کو سوال کا جواب دینا بڑا تکلیف دہ اور دل گرفتہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح اس کا جواب بھی دینا ہی پڑتا ہے۔ میں نے نور بی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا، مجھے امید ہے کہ آج شام تک دونوں لاشیں سرکاری اسپتال سے تھانے پہنچ جائیں گی، اور اگر دیر بھی ہوئی تو کل لازماً آ جائیں گی۔ تم اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا، جیسے ہی وہ آئیں گی میں تمہیں اس کی اطلاع دے دوں گا۔ اس نے ایک افسردہ سی سانس خارج کی، پھر پوچھنے لگی، تھانے دار جی، اکرم کے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ آپ نے ابھی تک امین اور فضیلت کو گرفتار نہیں کیا؟ اچھا سوال کیا ہے تم نے نور بی بی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فضیلت اور امین کو میں نے اس لیے گرفتار نہیں کیا کہ میری تفتیش کے مطابق فضیلت قتل کی اس واردات میں ملوث نہیں ہے، اور جہاں تک امین کا تعلق ہے تو جس رات نرگس اور اکرم کو قتل کیا گیا، امین سعید نگر سے کوسوں دور موضع شاہ کوٹ میں تھا۔ اب میں آتا ہوں تمہارے سوال کے پہلے حصے کی جانب۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سوالیہ نظر سے نور بی بی کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہو گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے پوچھا ہے کہ اکرم کے قاتل کے بارے میں پتہ چلا یا نہیں، تو جب مقتول کے وارث ہم سے اہم باتوں کو چھپائیں گے تو پولیس کس طرح قاتل کا سراغ لگا سکے گی؟ مقتول کے وارث؟ وہ بھونچکا نظر سے مجھے تکنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نور بی بی، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن اکرم کی وارث تو میں ہوں۔ اس کی حیرانی دو چند ہو گئی۔ میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا اور نہ ہی چھپانے کی کوشش کی۔ آپ کا اشارہ شاید صدیق مستری اور اس کی بیوی آسیہ کی جانب ہے۔ نہیں نور بی بی، میرا اشارہ صرف اور صرف تمہاری طرف ہے۔ مگر میں نے آپ سے کون سی اہم بات چھپائی ہے؟ اس کی الجھن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا تم اسی گاؤں میں بسنے والے کسی نوجوان صفدر کو جانتی ہو؟ صفدر؟ وہ چونکی۔ آپ جلال الدین کمہار کے لڑکے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ صفدر کو کیا ہوا ہے جی؟ کیا یہ سچ ہے نور بی بی؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں سوال کیا۔ کچھ عرصہ پہلے صفدر اور اکرم کے بیچ زبردست جھگڑا ہوا تھا، جس میں اکرم نے مار مار کر صفدر کو لہو لہان کر دیا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے جناب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ میں سمجھی یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ان دونوں کے بیچ نرگس کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا نا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا، پھر چونکے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو یہ قصہ آسیہ نے سنایا ہوگا۔ کسی نے بھی سنایا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ اکرم اور صفدر کے درمیان نرگس کے معاملے پر جھگڑا ہوا تھا اور اکرم نے مار مار کر صفدر کا بھرکس نکال دیا تھا۔ وہ اس وقت تو کچھ نہ کر سکا، لیکن عین ممکن ہے کہ اس نے موقع ملتے ہی اکرم اور نرگس کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ صفدر نے نرگس اور اکرم کو قتل کیا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگی۔ ابھی اس بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ایک امکان ہے، میں ابھی صفدر کو تھانے بلا کر اس سے پوچھ گچھ کرتا ہوں، جو بھی حقیقت ہوگی سامنے آ جائے گی۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اس کی تسلی کے لیے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے کل اپنے تھانے کے عملے کے 2 افراد کو مقبول آباد بھی روانہ کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہاں سے کوئی حوصلہ بخش رپورٹ آئے گی۔ مقبول آباد کا ذکر سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ جلدی سے بولی، وہاں آپ نے 2 بندوں کو کیوں بھیجا ہے جی؟ تمہارے بڑے بیٹے ولایت کے ہاتھوں فرید کا قتل ہوا تھا نا؟
मैंने वजाहत करते हुए कहा। फरीद का छोटा भाई अनवर और उसके माँ बाप सईद नगर जाने के बाद मकबूलाबाद में बस गए थे। मुझे खदशा है कि कहीं इस दोहरे कत्ल में अनवर का हाथ ना हो। उसने अपने बड़े भाई फरीद का बदला लेने के लिए अकरम और उसकी महबूबा को मौत के घाट न उतार दिया हो। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, वो मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। ऐसा हो सकता है, मेरा तो इधर ध्यान ही नहीं गया था। मैंने मकबूलाबाद वाली बात सिर्फ तुम्हें बताई है नूर बीबी, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। किसी से इसका जिक्र नहीं करना, वरना खामखा तफ्तीश में रोक पड़ेगी। आप फिक्र ही न करें थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोली। मैं ये राज किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी। आप तो मेरे अकरम की कत्ल की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द अकरम के कातिल को गिरफ्तार करके उसे अदालत से फांसी की सज़ा दिलवा दें, ताकि मेरा कलेजा ठंडा हो जाए। ठीक है नूर बीबी, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। तुम ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हो, मैं बहुत जल्द नरगिस और अकरम के कत्ल का मुअम्मा हल कर लूँगा। फिर मैंने नूर बीबी को तशफ़ी देकर थाने से रुखसत कर दिया। नूर बीबी की अपनी एक मखसूस सोच थी। वो जब भी इस वारदात के मुजरिम की गिरफ्तारी या इसे सज़ा दिलवाने की बात करती थी तो इसके मुंह से अकरम का कातिल के अल्फाज ही खारिज होते थे। कभी इसने नरगिस का कातिल या नरगिस और अकरम का कातिल के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। इसके इस रवैये से खुद गर्जी और नरगिस से इसकी कल्बी अदावत झलकती थी। वो एक और मामले में भी इसी सोच की हामिल दिखाई देती थी। उसने बड़े बाशिगाफ अल्फाज में कहा था कि मैं जल्द से जल्द अकरम के कातिल को गिरफ्तार करके इसे अदालत से फांसी की सज़ा दिलवाऊं, ताकि उसका कलेजा ठंडा हो जाए। इन जज्बात का इजहार करते हुए वो ये बात भूल गई थी कि गफूर बीबी भी एक माँ है और उसके सीने में भी एक कलेजा मौजूद है। अगर विलायत को फरीद के कत्ल की सज़ा के तौर पर फांसी दे दी जाती तो यकीनन इससे गफूर बीबी के सीने में ठंड पड़ना थी। बहरहाल इंसानी जज्बात और एहसासात एक वसी मौजू है। जिस दौरान मैं नूर बीबी से बातें कर रहा था, मैंने कांस्टेबल अब्बास को अपने कमरे के सामने से गुजरते हुए देखा था। वो मुझे खासा बेचैन नजर आया। अब्बास अली को मैंने गुज़िश्ता रात चाय वकुआ की निगरानी की ड्यूटी सौंपी थी। नूर बीबी के जाने के फौरन बाद मैंने अब्बास अली को अपने पास बुला लिया। उसने मेरे कमरे में आकर सल्यूट किया तो मैंने कहा, बैठ जाओ अब्बास। वो मेरे मेज़ की दूसरी जानिब बिछी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। उसके चेहरे पर दबा दबा खौफ और उभरा उभरा जोश दिखाई देता था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब्बास, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो तुम कोई सनसनीखेज खबर लेकर आए हो। आप गलती कर ही नहीं सकते मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। खबर ऐसी है कि आप सुनेंगे तो फड़क उठेंगे। उसने फड़क उठेंगे के अल्फाज कुछ इस तरह कहे थे कि वाक़ियतन फड़क उठने को दिल चाहा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, फिर देर किस बात की है अब्बास, जो भी सनसनीखेज खबर लाए हो बयान करो। मलिक साहब, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, मैंने आला कत्ल का सुराग लगा लिया है। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। वो एक कुल्हाड़ी है जनाब, वो इंकिशाफ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बोला। मुझे यकीन है कि नरगिस और अकरम को इसी कुल्हाड़ी की मदद से मौत के घाट उतारा गया। तुमने वो कुल्हाड़ी कहाँ और किसके पास देखी है? मैंने इस्तिरारी लहजे में सवाल किया। नवीद के पास जनाब, उसने जवाब दिया। ये नवीद कौन है? मैंने पूछा। नवीद शौकत अली का जवान बेटा है जनाब, वो वजाहत करते हुए बोला। शौकत अली चौधरी फरजंद अली का खास आदमी है। वो खेतों की देखभाल करता है, इसके साथ मदद के लिए रहमत और कादिर भी होते हैं। आपने खेतों के बीच बने जिस अकलौते कमरे की निगरानी का मुझे हुक्म दिया था ना जनाब, इस कमरे की बड़ी अहमियत है मलिक साहब। जोश जज्बात ने अब्बास अली के बयान को उलझा दिया था। मैंने उसकी वजाहत के जवाब में कहा, हाँ, इस कमरे की अहमियत तो है। जाहिर है इसी कमरे के अंदर नरगिस और अकरम को मौत के घाट उतारा गया है। जी हाँ, ये बात तो है, वो कतरे संभले हुए लहजे में बोला। लेकिन मैं आला कत्ल की बात कर रहा हूँ। नवीद ने वो कुल्हाड़ी इस कमरे के अंदर से निकाल कर दरिया के किनारे जमीन में दबा दी है। क्या मतलब है अब्बास? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जरा आराम से ठहर ठहर कर तसल्ली से मुझे बताओ कि रात तुमने क्या क्या मंजर देखा है। उसने 2-3 गहरी सांसें लीं, फिर बड़े रब्त के साथ बताने लगा। मलिक साहब, मैंने चाय वकुआ की निगरानी के लिए एक टहली के दरख्त का इंतखाब किया था। वो खासा घना दरख्त था। मैं अंधेरा होते ही बाइस्तगी इस दरख्त पर नशिश जमा कर बैठ गया। मैं दरख्त के जिस तने पर जमकर बैठा था, वहां से वो कमरा और दरिया का किनारा बड़ी वजाहत के साथ नजर आता था।
आधी रात के लगभग मैंने एक साय को खेतों में से निकलकर मस्कूरा कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा तो चौंक पड़ा। तारीकी की वजह से मैं इसे पहचान नहीं सकता था, ताहम मैंने पूरी तवज्जो उस पर मरकूज कर दी। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर सिलसिलाए बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला। वो बंदा सीधा कमरे की जानिब बढ़ रहा था और साथ ही मुहतात अंदाज में दाएं बाएं भी देखता हुआ जा रहा था। साफ जाहिर था कि वो कोई ऐसा काम करने का इरादा रखता है जिसे दूसरों की नज़रों से छुपाना ज़रूरी हो। वो कमरे के सामने आकर रुका तो उसके घूंघरियाले बालों ने मुझे झुका दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो सईद नगर का ही रहने वाला हो, ताहम इतने फासले से मैं इसकी शक्ल पहचान नहीं सकता था। एक बार जी में आई कि मैं टहली से नीचे उतरकर उसका ताक़ुब करूं, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपना इरादा बदल दिया और ये मैंने ठीक ही किया था, वरना शायद मैं वो हकीकत जानने में कामयाब ना हो पाता जो अभी आपको बताने वाला हूँ। कांस्टेबल अब्बास अली किस्तों में इंकिशाफ कर रहा था, लेकिन मैंने उसे टोकने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद वो दोबारा गोया हुआ। मलिक साहब, मेरे देखते ही देखते घुंघरियाले बालों वाला वो बंदा कमरे के अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर निकला तो मैं उसके हाथ में कोई चमकदार चीज़ देखकर चौंक उठा। जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कोई कुल्हाड़ी थी। उसने मस्कूरा कुल्हाड़ी को बड़ी एहतियात के साथ थाम रखा था। कमरे से निकलने के बाद भी उसने चौकन्ना नज़र से गिरदोपेश का जायज़ा लिया, फिर दरिया के किनारे की जानिब बढ़ने लगा। एक मिनट अब्बास, मैंने हाथ के इशारे से कांस्टेबल को मजीद बोलने से रोक दिया और कहा, मैंने इस कमरे का बड़ी अच्छी तरह मुआयना किया था, लेकिन मुझे तो वहाँ कोई कुल्हाड़ी, बर्छी या डंडा सोटा नजर नहीं आया था। हो सकता है जनाब, अब्बास ने ख्याल आराई की, इस कुल्हाड़ी को छत की कड़ियों के बीच कहीं फंसाकर छुपा दिया गया हो। हाँ, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। तुम बताओ, घुंघरियाले बालों वाले कुल्हाड़ी बरदार शख्स ने फिर क्या किया? वो दरिया की जानिब बढ़ते हुए जब इस टहली के करीब से गुजरा जिसके ऊपर मैं नशिश जमाए बैठा था, तो मुझे उसके चेहरे को करीब से देखने का मौका मिला और मैंने फौरन उसे पहचान लिया। अब्बास अली ने सनसनीखेज अंदाज में बताया, वो शौकत अली का बेटा नवेद था। ओह, मैंने गहरी सांस ली, फिर कहा, क्या हुआ? क्या तुमने दरख्त से उतरकर नवेद का ताक़ुब किया या टहली पर बैठे बैठे ही उसकी निगरानी करते रहे थे? इरादा तो मेरा यही था कि दरख्त से नीचे उतर आऊं, उसने जवाब दिया, और दबे पाऊं नवेद का पीछा करूं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। क्यों? मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। नवेद दरिया के किनारे पर पहुंच के रुक गया था। मैं समझ गया कि वो कुल्हाड़ी को ठिकाने लगाने के इरादे से वहां पहुंचा था। दरिया का किनारा दरख्त पर बैठे बैठे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा था, लिहाजा मैं तवज्जो से उसकी कार्रवाई देखने लगा। मैंने सोचती हुई नज़र से अब्बास को देखा और पूछा, नवेद ने दरिया के किनारे क्या कार्रवाई की है? नवेद ने दरिया के किनारे पर एक जगह ज़मीन को खोदा और कुल्हाड़ी को खुदी हुई जगह पर रखकर मट्टी बराबर कर दी, अब्बास अली ने जवाब दिया। ऊपर से उसने ज़मीन ऐसे कर दी थी कि पता न चले यहाँ की मट्टी खोदकर कुछ दबाया गया है। क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है नवीद ने वो कुल्हाड़ी किस मकाम पर दबाई थी? मैं सीधा होकर बैठ गया। तुम मज़कूरा मकाम की निशानदही कर सकते हो? 101% कर सकता हूँ मलिक साहब, वो सीने पर हाथ मारते हुए बोला। आप अभी चले मेरे साथ, मैं आपको इस जगह पर पहुंचा देता हूँ। मैं ज़रूर चलूँगा तुम्हारे साथ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। पहले तुम अपनी कहानी मुकम्मल कर लो, हो सकता है इसमें कोई और काम की बात निकल आए। नवीद ने कुल्हाड़ी को ज़मीन में दबाने के बाद क्या किया था? वो जिधर से आया था उधर ही लौट गया, अब्बास ने बताया। वापसी में उसने अपनी तमाम तर एहतियात को बालाए ताक रख दिया था और तेज तेज कदमों से गांव की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने किता कलामी करते हुए पूछा, क्या तुम फिर भी दरख्त के ऊपर ही बैठे रहे थे? नहीं जनाब, उसने बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाई। अब टहली के ऊपर बैठे रहने की जरूरत नहीं थी, लिहाजा मैं फौरन नीचे उतर आया और महफूज फासला रखकर नवीद का ताकुब करने लगा। क्या नवीद सीधा अपने घर गया था? मैंने पूछा। उसने नफी में गर्दन हिलाई और बताया, नहीं मलिक साहब, गांव में दाखिल होने के बाद उसने अपने घर का रुख नहीं किया, बल्कि अपने घर की मुखालिफ सिमत में निकलते हुए वो बेरी वाले खूह की जानिब बढ़ गया था। मैंने उसका ताकुब जारी रखा और बेरी वाले खूह से थोड़े फासले पर पहुंचकर रुक गया। खूह पर गांव ही का एक नौजवान नवेद का मुंतजिर था। दोनों में मुख्तसर सी बात हुई। इनकी आवाज़ मेरी समात तक नहीं पहुंच सकी थी।
वो दोनों वापसी के लिए मुड़े तो मैं उछक्कर एक दरख्त की ओट में हो गया। वो इसी समीप पलटे थे। अगर मैं फौरी तौर पर खुद को तने की आड़ में न छुपाता तो मेरे देख लिए जाने के कभी इम्कानात थे। वो लम्हे भर को थमा तो मैंने फौरन सवाल कर दिया, वापसी में तो वो दोनों तुम्हारे बहुत करीब से गुजरे होंगे? जी हाँ मलिक साहब। उसने इस बात में सर हिलाया और मेरे सवाल की तह में पहुंचते हुए बोला, मैंने सांस रोक ली थी जनाब, और जब नवेद मेरे नज़दीक से गुजरा तो मुझे उसके दुबले पतले साथी को पहचानने में कोई दिक्कत महसूस न हुई। कौन था वो? मैंने मुतजस्सिस अंदाज में इस्तफसार किया। वो सफदर था जनाब, अब्बास ने सादगी से जवाब दिया। इसके इस सादा से जवाब ने मेरे अंदर सनसनी भर दी थी। मेरे रगों पे में करंट सा दौड़ने लगा था। मैंने यकबार की पूछा, तुम जलालुद्दीन कुम्हार के दुबले पतले और कमजोर से बेटे सफदर की बात तो नहीं कर रहे? जी हाँ, बिल्कुल वही सफदर। वो ताइदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, कोई खास बात है मलिक साहब? सफदर के हवाले से मेरे पास तसल्ली बख्श रिपोर्ट नहीं है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। कुछ अर्सा पहले मकतूल अकरम के साथ उसका शदीद नोयत का झगड़ा हुआ था, जिसमें अकरम ने उसकी दुर्गत बना डाली थी। मुझे शक था कि सफदर अकरम के कत्ल में मुलविस हो सकता था, लिहाजा मैं आज सफदर को थाने बुलाकर पूछगछ करने वाला था कि तुमने ये नई इंकिशाफ अंगेज रिपोर्ट दे दी है। मुझे तो लगता है कि सफदर और नवेद आपस में मिले हुए हैं। वो गहरी संजीदगी से बोला, अगर नरगिस और अकरम के कत्ल में इन्हीं दोनों का हाथ है तो फिर सिर्फ सफदर ही को नहीं बल्कि नवेद को भी थाने बुलाकर तफ्तीश की चक्की में डालना चाहिए। नहीं, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, इन्हें थाने जरूर लाया जाएगा, मगर आला कत्ल की बरामदगी के बाद। क्या इन दोनों में कोई दोस्ती यारी भी है? जरूर होगी मलिक साहब, अब्बास अली बड़े एतमाद से बोला, वरना आधी रात को वो बेरी वाले कुएं पर गिल्ली डंडा तो नहीं खेल रहे थे। तुम ठीक कहते हो अब्बास, मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं महसूस कर रहा हूँ नरगिस और अकरम के कत्ल का केस हल होने के करीब है। हमें अभी और इसी वक्त इन दोनों को गिरफ्त में लेकर दरिया की तरफ जाना चाहिए। कांस्टेबल अब्बास ने फौरन मेरे ख्याल की तायद कर दी। लगभग 1 घंटे के बाद मैं और कांस्टेबल अब्बास अली पूरी तैयारी के साथ निकले और निहायत होशियारी के साथ हमने यके बाद दीगरे सफदर और नवेद को पकड़ लिया। पहले मैंने इन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके हथकड़ी नहीं लगाई थी, लेकिन उन्होंने मुझे इस काम के लिए मजबूर कर दिया। सफदर की सेहत को गई गुजरी कहना ही मुनासिब था, ताहम नवेद खासा फुर्तीला साबित हुआ। जब मैं इन्हें गांव से पकड़कर दरिया की तरफ ले जा रहा था तो नवेद ने एक पहलवानी दाव मारकर कांस्टेबल की गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवा लिया था। न सिर्फ आज़ाद करवा लिया था बल्कि वहां से फरार होने की कोशिश भी की थी, ताहम मैंने बरवक्त कार्रवाई करके उसे काबू कर लिया था। अब दोनों को हथकड़ी पहनाना लाजमी ठहरा था। मैंने दोनों के एक एक हाथ को आहनी जेवर से आरास्ता करने के बाद जंजीर का दूसरा सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया। फिर इन्हें धकेलते खींचते हुए हम दरिया के किनारे पर पहुंच गए, जहां की निशानदही अब्बास अली ने की थी। बाद अज़ा मुझे मालूम हुआ कि नवेद कबड्डी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वो दोनों रास्ते भर बड़े परेशान रहे थे। इनकी कैफियत देखकर मुझे ये तो यकीन हो गया था कि नरगिस और अकरम के कत्ल से इनका गहरा ताल्लुक है, वरना वो यूं हवास बाख्ता होकर भागने की कोशिश न करते। जब हम मतलूबा मकाम पर पहुंचे तो मैंने दरिया की जमीन की जानिब इशारा करते हुए खासे जारहाना अंदाज में नवेद से पूछा, इस जगह को पहचानते हो? नहीं, वो बौखलाहट आमेज अंदाज में बोला। यहाँ क्या है? आप हमें इधर लेकर क्यों आए हैं? एक खतरनाक मगरमच्छ दरिया में से निकलकर इस जमीन के अंदर घुस गया है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम इसे खोदकर बाहर निकालोगे? हमारे साथी गांव के कई अफराद भी मतलूबा मकाम पर पहुंच गए थे और हमारा तमाशा देख रहे थे। इन लोगों में यकीनन जलालुद्दीन कुम्हार और शौकत अली शामिल नहीं थे, वरना वो मुझसे जरूर सवाल करते कि मैं इनके बेटों के साथ कौन सा खेल खेल रहा हूँ। नवीद ने मेरी बात के जवाब में उखड़े हुए लहजे में कहा, मैं क्यों खोदूंगा मगरमच्छ को? मेरा इससे क्या ताल्लुक है? जब दफन कर रहे थे उस वक्त ताल्लुक याद नहीं आया था? मैंने कड़कदार लहजे में कहा। चलो खोदो इस जमीन को और सबको निकाल कर दिखाओ, पिछली रात तुमने यहाँ क्या दबाया था? इसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। अब तक वो महज इसलिए अकड़ रहा था कि शायद किसी हीले बहाने से उसकी जान छूट जाए, लेकिन अब तो इसकी जान पर बनाई थी। जब कोई जाए फरार बाकी ना रही तो उसे बहालत मजबूरी मेरे हुक्म की तामील करना पड़ी। जल्दी उसने दरिया की नर्म और गीली जमीन में से आला कत्ल यानी तेज फल वाली एक खतरनाक कुल्हाड़ी बरामद कर ली।
जब मैंने उसके जुर्म का जिक्र किया तो वो आएं बाएं शाएं करने लगा, लेकिन मैं इसके चक्कर में आने वाला नहीं था। कांस्टेबल अब्बास अली ने मुझे जो रिपोर्ट दी थी वो नवीद और जफर और सफदर को फिट करने के लिए काफ़ी थी। आला कत्ल की दस्तयाबी के बाद मेरा काम निहायत ही आसान हो गया। मुझे और किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। मैंने जाए वकुआ पर ही नवीद की अच्छी खासी धुनाई कर दी। जल्दी उसका बाप भी वहां पहुंच गया। शौकत अली ने अपने बेटे के बचाव के लिए मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी एक न सुनी और नवीद और सफदर को खींचते हुए थाने ले आया। इस रात मैंने इन दोनों को हवालात में रखा और तफ्तीश का अमल भी साथ साथ जारी रहा। सफदर, जैसा कि उसकी सेहत ही से जाहिर होता था, तफ्तीश का मजा चखने में नाकाम रहा और इब्तदाई मरहले पर ही उसने अपनी ज़बान खोल दी और इकबाल के बाद नवीद के इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। थोड़ी छितरोल के बाद वो भी पटरी पर आ गया और उसने नरगिस और अकरम के बहिमाना कत्ल का इकरार कर लिया। मैंने दोनों का इकबाली बयान नोट कर लिया। वाक़यात के मुताबिक नवीद और सफदर में गहरी दोस्ती थी और दोनों मुख्तलिफ औकात में नरगिस और अकरम की वजह से जिल्लत उठा चुके थे। एक मौके पर जब नवेद ने नरगिस से ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश की तो नरगिस ने उसके मुंह पर थूक दिया था। वो अपनी बेइज्जती को दिल में रखे किसी सुनहरे मौके की ताक में था। दूसरा वाकया सफदर के साथ पेश आ गया जब नरगिस की वजह से अकरम ने मार मार कर उसे लहू लुहान कर दिया था। दोनों दोस्तों ने अपनी हजीमत का इंतकाम लेने के लिए नरगिस और अकरम को इबरतनाक अंजाम से दो चार करने का मंसूबा बना लिया। चंद रोज तक उन्होंने निहायत ही एहतियात के साथ नरगिस और अकरम के मेल मिलाप का जायजा लिया और ये जानने में कामयाब हो गए कि वो रात की तारीकी में खेतों में बने हुए कमरे में मुलाकात करते हैं। चुनाचे वकुआ की रात उन्होंने कार्रवाई का फैसला किया और जब नरगिस और अकरम राज न्याज में मसरूफ थे तो नवेद ने कुल्हाड़ी के पे दर पे वार करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया। सफदर इतना हिम्मत वाला नहीं था कि इस खूनी मिशन में वो नवेद का साथ देता। वो कमरे से थोड़े फासले पर खेतों में मौजूद था। दोहरे कत्ल की इस वारदात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नवेद ही था। जब नवेद को महसूस हुआ कि मैंने मज़कूरा कमरे को तफ्तीश का खुसूसी निशाना बना रखा है तो इसे फिक्र हुई कि कहीं कुल्हाड़ी मेरे हाथ न लग जाए। कत्ल की वारदात के बाद कुल्हाड़ी को उसने कमरे की छत की कड़ियों में छुपा दिया था। वो कुल्हाड़ी को कमरे से निकालते हुए हमारी नज़र में आ गया और इस तरह एक खौफनाक खेल अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। अदालत ने नवीद को उम्र कैद और सफदर को 5 साल की सज़ा सुनाई थी। 3 रोज़ की कारी मेहनत के बाद मैं ये मुअम्मा हल करने में कामयाब रहा था। हसद और हिस की आग इंसान को जलाकर ख़त्म कर देती है और मुअम्मा जैसी इबरतनाक कहानियों को जन्म देने का बाइस बनती है।